हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। आज हम आईसीएसई क्लास 10th का सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन का 2020 का बोर्ड पेपर का सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि इस सेंटेंस में मैंने का कितनी बार रिपीट किया है। एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो मैंने अभी सेंटेंस बोला था उसमें का कितनी बार रिपीट किया है, वो ज़रूर बता देना कमेंट सेक्शन में। ओके, हाँ, तो सेक्शन बी के सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास कौन सा है? कंप्यूटर क्लास 10 आईसीएसई का। ओके, तो यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दिए होते हैं। क्वेश्चन 4 है जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन 5 है जो एरे से रिलेटेड है, जिसमें हमें सर्चिंग करनी है, ये स्ट्रिंग से रिलेटेड। एंड क्वेश्चन 7 आपका ओवरलोडिंग। एंड क्वेश्चन 8 है जो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है। एंड 9th में है 2D एरे। ओके, अब पॉइंट ये है कि मैं ये जो आपको क्वेश्चन पेपर का आंसर देने वाला हूँ, सभी आंसर्स हम डिस्कस नहीं करेंगे। इनमें से केवल 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये 2021 के लिए बनाया जा रहा है वीडियो, तो इसमें कोविड की वजह से कुछ गाइडलाइंस की वजह से बाइनरी सर्च रिमूव कर दिया गया है। आगे जाकर ये एक्टिव हो जाएगा, बट अभी के लिए रिमूव किया है। तो हम इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे, लेकिन बाय यूजिंग लीनियर सर्च। तो ध्यान रखना, वीडियो के साथ बने रहना, आपको लीनियर सर्च का आंसर मिल जाएगा इंस्टेड ऑफ बाइनरी सर्च। क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग रिमूव कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर आपको मिलेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। सबसे इजी आंसर इसी क्वेश्चन का आता है। ओके, बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन। ओके, तो यहाँ से हमें किस टाइप से कॉपी करना है वो देखेंगे। और साथ में ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन वीडियो के लास्ट में मैं ये सभी क्वेश्चंस का रिव्यू करूंगा और बोर्ड एग्जाम्स की टिप्स भी बताऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन आया है तो इसी में और क्या क्या चेंजेस होकर आपको आ सकते हैं। तो वीडियो का एंड जरूर आपको देखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हमें क्लास का नाम क्या लेना है? डिजाइन अ क्लास कैब सर्विस। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा? कैब सर्विस। तो अनवांटेड थिंग्स को रिमूव कर देते हैं। ओके, तो क्वेश्चन से हमें कॉपी कैसे करना है ध्यान रखिए, और ये क्वेश्चंस के बेसिस पर आप अदर क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज एज इट इज आता है। इसमें जो कैल्क फंक्शन है उसका कैलकुलेशन डिफरेंट होगा। डिस्प्ले, एक्सेप्ट और जो कंस्ट्रक्टर है ऑलमोस्ट सेम रहता है। ओके, तो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमने एक क्लास डिजाइन किया, कैब सर्विस। ये नाम सेम रहना चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है, अपनी तरफ से कोई नाम नहीं दे सकते। और जो ये बात करते हैं मेंबर वेरिएबल एंड डेटा मेंबर्स, और जो भी वेरिएबल डिस्क्रिप्शन के साथ दिए हुए हैं वो वेरिएबल आपको एज इट इज यहाँ पर बनाना होता है। और ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन, कौन सा वेरिएबल क्या है। तो यहाँ पर जो हमने वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग कैर टाइप, ओके, ऑलरेडी इज गिवन, जिसमें आपका कार का टाइप जाएगा एसी और नॉन एसी। और 2 डबल टाइप वेरिएबल दिए हैं के एम एंड बिल। तो के एम एंड बिल हमने वेरिएबल बना लिए हैं। इन वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं? डेटा मेंबर्स। आप इनको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि दे आर डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स, तो कमेंट्स का भी टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि कमेंट्स लिखने के लिए भी आता है, वीडीटी टेबल लिखने के लिए भी आता है। तो मिनिमम 5 कमेंट्स तो आपको बोर्ड एग्जाम में डालना ही है। ओके, नाउ इसके बाद हमें क्या करना होता है? ये तो डेटा मेंबर्स का पार्ट खत्म हो गया। क्या हमने यहाँ पर कुछ दिमाग लगाया? नहीं, सीधा कॉपी किया। नाउ कंस्ट्रक्टर में भी सीधा कॉपी ही करते हैं। सीधा यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक एंड देन तो ये बन गया आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैब सर्विस। नाम बिल्कुल क्लास के नाम से इक्वेट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ एरर क्यों आ रहा है?
आप देखिए क्या स्पेलिंग मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर एस स्मॉल है। ओके, तो ये कैपिटल स्मॉल का भी आपको ध्यान में रखना है, इसकी वजह से भी टीचर मार्क्स कट कर सकता है। ओके, क्योंकि जावा क्या है बोल दो, केस सेंसिटिव। ओके गुड। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं, यहाँ आप बता सकते हो ये क्या है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी इट इज़ गिवन, तो कमेंट की कमेंट हो जाएगी। सीधा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जिस बंदे को भी ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट का ये टफ लगता है, आज के बाद शायद टफ नहीं लगेगा, बिकॉज हर चीज़ हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जो जितना बड़ा होता है जरूरी नहीं है वो उतना टफ हो, इजी भी हो सकता है। एंड ऑल थिंग्स आर गिवन कि आपको क्या करना है, वेरिएबल में वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है। मींस कार टाइप में क्या करना है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये वेरिएबल्स में वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया अकॉर्डिंग टू रूल्स। यहाँ पर ऑलरेडी ये दिया हुआ है, क्या मैंने अपनी तरफ से कुछ लिखा? नहीं, यहाँ पर ये ऑलरेडी दिया हुआ है, केवल उसे क्या कर दिया है, कॉपी कर दिया है। अभी तक जो भी हमने जर्नी की है उसमें क्या टफ आपको देखने को मिला? यहाँ पर जो कैब सर्विस है ये क्लास का नाम दे रखा है, ये सभी वेरिएबल हैं ये भी दे रखे हैं। ओके, ये कंस्ट्रक्टर है ये भी दे रखा है। इन्हीं चीज़ों में स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम है? और ये जो मैंने वैल्यूज़ को डाला हुआ है ये भी ऑल थिंग्स आर गिवन। तो ये सब कुछ गिवन करने के लिए लिखना तो पड़ेगा, इसीलिए ये बड़ा हो जाता है। तो उसके साइज पर मत जाइए, ये बहुत ही इजी है। ओके, नेक्स्ट आएगा वॉइड एक्सेप्ट। अब थोड़े से कंस्ट्रक्टर के बारे में देख लेते हैं, कंस्ट्रक्टर का क्या है। मतलब प्रैक्टिकल के साथ साथ आपका थ्योरी भी क्लियर हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर डजंट हैव एनी रिटर्न टाइप। भूल से भी आपको क्या करना है, यहाँ पर वॉइड नहीं लिखना है। ओके, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं होता, नॉट इवन वॉइड। जब हम बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टर रिटर्न नहीं करता है तो हम सोचते हैं वॉइड होगा, तो वॉइड भी नहीं है। ओके, ये चीज़ याद रखिए। तो 2 पॉइंट्स आपको याद हो गए कंस्ट्रक्टर के। कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, तो यहाँ पर ये वेरिएबल में डेटा इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो ये इनिशियलाइजेशन का काम करता है। एंड व्हेन वी मेक मोर देन वन कंस्ट्रक्टर, सपोज मैंने एक और पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर बना दिया, उसका नाम भी सेम ही रहेगा, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में आ जाता है। एंड हाउ टू कॉल दिस कंस्ट्रक्टर, व्हेन वी ऑब्जेक्ट क्रिएट देन कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ऑटोमेटिकली। तो ऑन द बेसिस ऑफ creation, if we create the object then constructor called automatically। तो देखो थ्योरी से ही, मतलब प्रैक्टिकल से ही आपका थ्योरी भी क्लियर हो रहा है। अब सीधा हम फंक्शन बनाते हैं, void accept। ये जो accept फंक्शन है ये सभी क्लास एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के लिए कॉमन रहता है, बिकॉज यहाँ पर इनपुट करने के लिए सबसे पहले स्कैनर क्लास बनाया जाएगा। एंड ये जो हमने स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया है इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक पैकेज इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट जावा डॉट, कौन सा पैकेज होगा, यूटिल। यस, सही गैस किया, स्कैनर। ओके, तो ये लाइन एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद बस जो भी ये बोल रहे हैं, एक्सेप्ट कार टाइप एंड किलोमीटर यूजिंग स्कैनर क्लास, अगर वो ये बोलते हैं डोंट, मतलब यहाँ पर देते भी नहीं है यूजिंग स्कैनर क्लास ओनली, तो भी आप स्कैनर क्लास यूज कर सकते हो। ओके, बफर रीडर यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल थे जिसमें से कार टाइप और KM है, बिल में इनपुट नहीं करना है, तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए चलना है। ओके, तो कार टाइप और किलोमीटर में वैल्यू इनपुट कर देते हैं। उसके लिए पहले मैसेज आएगा SOP। मैसेज में क्या लिखना है, एंटर कार टाइप एंड किलोमीटर। तो कार टाइप एंटर करने के लिए CAR_TYPE इज इक्वल टू, अब बता दीजिए आप कौन सा फंक्शन लगाएंगे, नेक्स्ट इंट या नेक्स्ट डबल। भाई ये स्ट्रिंग है। ओके, AC या नॉन AC हमें डालना है, तो यहाँ पर इंट डबल बाइट ये नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट लाइन फंक्शन यूज करेंगे, नेक्स्ट लाइन। ओके, तो नेक्स्ट लाइन इज यूज टू इनपुट अ स्ट्रिंग।
तो यहाँ पर आप नॉन एसी और एसी एंड डोंट यूज only next function, because if you use next function you can able to enter AC and non only one word. okay, यहाँ पर हमें non AC भी डालना है, means 2 words भी डालना है, that's why we use line. okay, तो यहाँ पर खत्म हो जाता है इनपुट फंक्शन का टेंशन. जो एक्सेप्ट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन भी हो सकता है, रीड फंक्शन भी हो सकता है. ओके, और उसके बाद आएगा कैलकुलेट फंक्शन. void कैलकुलेट, जो भी उन्होंने स्पेलिंग दी है वही होना चाहिए. ओके, तो बस ये फंक्शन हमारा एक्स्ट्रा मतलब चेंजेबल रहेगा इन ऑल एप्लीकेशन, बाकी के सभी थिंग्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं. तो कैलकुलेशन फंक्शन को मैं बाद में बताता हूँ. डिस्प्ले और इनकी कॉलिंग स्टेप लिख लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन आराम से करेंगे. ओके, पेपर में ऐसा नहीं करना है. पेपर में कैलकुलेट फंक्शन को पहले कर लेना, बिकॉज यहाँ तो मैं एंटर कर करके स्पेस बना सकता हूँ, नोटबुक में नहीं बना पाओगे. ओके, तो नोटबुक में थोड़ा सा नोटबुक के हिसाब से ही करना है. void डिस्प्ले, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये रियलाइज कराना चाहता हूँ कि यहाँ इस प्रोग्राम में सब कुछ गिवन है, केवल कैलकुलेट फंक्शन में ही दिमाग लगाना है, बाकी का सब कुछ एज इट इज रहता है. 5 एप्लीकेशन आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट की कर लीजिए, समझ में आ जाएगा. अब यहाँ क्या डिस्प्ले करना है, कार टाइप, किलोमीटर ट्रेवल्ड एंड टोटल बिल डिस्प्ले करना है. तो यहाँ पर देखिए एज इट इज जो मैसेज उन्होंने दिया है ना, डिस्प्ले द बिल एज पर फॉलोइंग फॉर्मेट, तो यहाँ पर एज इट इज मैंने मैसेज यूज किया है और जो वेरिएबल उन्होंने दिए थे वो वेरिएबल यूज किए हैं. तो डिस्प्ले फंक्शन लिखना काफ़ी इजी है. उसके बाद लिखना होता है मेन फंक्शन. ओके, यहाँ पर create object of class in main function and invoke the member method. It's too easy and सभी प्रोग्राम में सेम रहता है. तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाने के बाद हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है. तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे. ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम आएगा. ओके, ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स भी आप याद कर लीजिए, सेक्शन ए में काम आएगा क्योंकि उसमें क्वेश्चन आता है. तो क्लास नेम, देन CS नाम से या CBS नाम से हमने बना लिया. वेरिएबल कैब सर्विस इज इक्वल टू न्यू कैब सर्विस. तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये ऑब्जेक्ट आपका कॉल कर लेगा इस कंस्ट्रक्टर को और इनमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ये आ जाएंगे. ओके, बट हमें कौन सा बताना है, केवल लिखना है, समझाने के पर्पज़ से बोल रहा हूँ. देन जो CBS नाम से, ये अपनी तरफ से कोई भी नाम ले सकते हो, OB ले सकते हो, कुछ भी. मैंने अपनी तरफ से ऐसे ही CBS ले लिया है. कैब सर्विस डॉट एक्सेप्ट, ये राउंड ब्रैकेट लगाना नहीं बोलना है, काफ़ी लोगों की ये राउंड ब्रैकेट ही नहीं मिलते मुझे. ओके, अगर आपने ये मिस्टेक की होगी तो आप कनेक्ट कर पा रहे होगे मुझसे. तो थोड़ा सा मैं मिस्टेक्स के बारे में बताते चलूँगा, जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपने की हो, लेकिन कुछ लोग तो करते ही हैं. सेमी कॉलन नहीं होता, या फिर ये राउंड ब्रैकेट्स नहीं होते, मोस्टली राउंड ब्रैकेट्स नहीं मिलते मुझे. ओके, तो यहाँ पर ये कॉमन एप्लीकेशन हो गई जो सभी क्लास एंड ऑब्जेक्ट में होती है. जो चेंजेबल है वो है कैलकुलेट मेथड. तो अगर आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट के 10 फंक्शंस को स्टडी कर रहे हो तो बाकी कुछ स्टडी मत कीजिए, केवल कैलकुलेट फंक्शन को बार बार देखिए. ओके, कि हर एक प्रोग्राम में कैलकुलेशन फंक्शन चेंज होता है, बाकी के वेरिएबल चेंज होते हैं, इनपुट सेम रहता है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, मतलब वो कॉमन सेंस है, यूज़ कर सकते हैं, है ना, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं होता है. बट कैलकुलेट में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. तो कैसे करेंगे अभी हम यहाँ पर, तो थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि AC कार है और नॉन AC कार है. अगर अप टू 5 किलोमीटर जाएगा तो 150 रुपीज़ चार्ज होगा, बियॉन्ड 5 किलोमीटर अब जाएगा तो आपका AC का ये है, नॉन AC का ये है. ओके, तो सबसे पहला कंडीशन जो हमें फील हो रहा है
वो हमें क्या लगाना है, इफ कार टाइप, कार। अब देखो कंडीशन बहुत इजी टाइप से लगाओ, ज़्यादा टेंशन नहीं पालना है। थोड़ा सा एक मैप बनाइए, मतलब फेयर करने से पहले थोड़ा सा एक रफ वर्क आपको नोट डाउन करके चलना है पेंसिल से या अपने माइंड में। वो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर हमने लगाया इफ कंडीशन कार टाइप डॉट इक्वल्स AC, ओके। और इसका सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, एल्स इफ, यहाँ पर हो जाएगा नॉन AC, ओके। जो इन्होंने दिया है, अगर AC होगा तो ये होगा, नॉन AC होगा तो मतलब कार टाइप क्या एंटर करना है, नॉन AC एंड AC। आप यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है AC कार, अगर आप AC कार भी लिखते हो तो भी चल जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, बिकॉज यहाँ पर मेंशन है ही। और अगर आपने नहीं भी लिखा, क्योंकि अलग अलग दिए हुए हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर स्टोर द टाइप ऑफ कार AC एंड नॉन AC, ओके, और यहाँ पर कार दिया हुआ है, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, ओके, इतना चलता है। तो ये 2 कंडीशंस हो गई। आपको पता है कि अगर AC हुआ तो अंदर जाएगा और नॉन AC हुआ तो यहाँ पर ये वाला ब्लॉक चलेगा, ओके। ऐसे अपने माइंड में मैपिंग करना है, एक साथ पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। अब AC के अंदर आपको पता है कि बस 2 कंडीशंस आएंगी, अप टू 5 किलोमीटर, और बियॉन्ड 5 किलोमीटर ऐसे नॉन AC में जाएगा। तो यहाँ पर आप अगेन इसके अंदर इफ लगा सकते हो, इफ km लेस देन इज इक्वल टू 5। सोचो ये कंडीशन समझ में आ रहा है या नहीं। और इसके एल्स पार्ट में क्या होगा, तो आपको क्या करना है, कंडीशन को फिल करना है कि इस पार्ट में अगर कंडीशन ट्रू होगा, मतलब अगर आपने 5 एंटर किया, 4 एंटर किया तो ये वाला पार्ट चलेगा, 5 अबव एंटर किया तो आपको एल्स में कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो बियॉन्ड 5 ही रहेगा, ओके। थोड़ा सा तो स्मार्ट गेम हमें प्ले करना ही होगा। तो यहाँ पर जो बिल चार्जेस हैं वो कितने हो जाएंगे, 150, ओके, AC के लिए। बट अगर हम यहाँ पर बात करें, इसका मतलब वो 5 किलोमीटर से ऊपर जा चुका है, तो 5 किलोमीटर के तो चार्जेस हम ऐड कर देते हैं 150 प्लस। सिंपल है, इस कंडीशन में कब आएगा, जब वो 5 अबव हो जाएगा। इसका मतलब आप एज्यूम कर सकते हो कि वो 7 किलोमीटर चल चुका है, तो 5 किलोमीटर के चार्जेस तो 50 हो गए, रिमेनिंग 2 किलोमीटर बचा। यहाँ 5 किलोमीटर के तो हमने ये दे दिए, ओके, बचा 2 किलोमीटर। कैसे निकाला 2 किलोमीटर, 7 माइनस 5, आपको क्या करना पड़ेगा, 7 माइनस 5 करना होगा, ओके। और 7 माइनस 5 कैसे होगा, कि जो किलोमीटर रन हुआ है माइनस 5, ओके, किलोमीटर 7 था, 7 माइनस 5, और पर किलोमीटर मतलब जो 2 किलोमीटर बचा उसके लिए चार्जेस कितना लगाना है, इनटू 10 रुपीज़, ओके। आई थिंक ये कंडीशन इजी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, समझ में आ गया होगा। किलोमीटर माइनस 5, ये माइनस 5 मैंने ये वाले चार्जेस को माइनस 5 किया है, ओके। अब देखो सेम कंडीशन को कॉपी पेस्ट हम कर सकते हैं नीचे, ओके। तो यहाँ पर अब नॉन AC के लिए यहाँ 120 हो जाएगा, सिंपल, और ये भी 120 हो जाएगा। और किलोमीटर माइनस 5 इंटू 10, यहाँ पर 08 दे रखा है तो हम यहाँ पर 8 रुपीज़ ले लेंगे, है ये सिंपल। तो अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन देखोगे इसकी तो बहुत टफ जाएगा आपका, है ना, थोड़ा लगेगा कि ये, अब देखो सोचो अगर आप एक साथ ये पूरा कोड समझने की कोशिश करोगे तो कितना भयानक हो जाएगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमने किया, पहले हमने केवल AC नॉन AC का कंडीशन लगाया, है ना, उसके अंदर फिर हमने किलोमीटर का लगा दिया, तो ये नेस्टेड इफ हो गया एक तरह से, ओके। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ इनसाइड इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। तो ये कैलकुलेशन का हो गया, एंड इन शॉर्ट हमारा ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब इसी एप्लीकेशन में मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ साथ पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर अगर आ गया क्वेश्चन में तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सेप्ट फंक्शन अगर पैरामीटराइज्ड आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, ओके।
तो कुछ एक्स्ट्रा मैं इसमें पॉइंट्स बताऊंगा, तो वीडियो का लास्ट जरूर देखिएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ओके, आप कंपाइल करके देख लीजिए। यहाँ पर नो सिंटैक्स एरर आएगा। ओके, नो सिंटैक्स एरर। यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन कंप्लीट हो गया, डिस्प्ले फंक्शन कंप्लीट हो गया, कैलकुलेशन फंक्शन भी कंप्लीट हो गया, एंड एक्सेप्ट फंक्शन भी कंप्लीट हो गया, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी, डेटा मेंबर्स भी। तो एवरीथिंग इज फाइन, ये टोटली कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 अभी नहीं कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 भी नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपका ओवरलोडिंग के रिलेशन में जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर भी अननेसेसरी पॉइंट्स को रिमूव कर देते हैं। पहले पेपर में तो ब्लैंक पेपर होगा, वहाँ तो कुछ अननेसेसरी डिलीट नहीं करना है, सिंपल लिखना है। ओके, तो क्लास का नाम क्या दें? नंबर ओवरलोड। आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने ऐसे ही ले लिया है, नंबर ओवरलोड। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो केवल कितने फंक्शंस हैं? 2 ही फंक्शंस है। जनरली 3 दे रखे होते हैं, बट 2 दे रखे हैं, हमारा काम और इजी हो गया। तो देखते हैं इन दोनों को। अब यहाँ एक्चुअली ओवरलोडिंग में होता क्या है, फंक्शंस के नाम सेम रहते हैं। देखो यहाँ पर भी नंबर है, यहाँ पर भी नंबर है, बस इतना ही है। ओके, पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। तो एवरीथिंग इज गिवन हियर आल्सो, बट कैलकुलेशन में ज़्यादा दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। तो void नंबर इंट नम, मैं कहाँ से लिख रहा हूँ? इट कम फ्रॉम द क्वेश्चन। अपने माइंड से जो लिखना है वो अब इसके अंदर लिखना है। फर्स्ट लाइन आपको क्वेश्चन से मिल जाएगी फंक्शन ओवरलोडिंग में। ओके, याद रखिए यहाँ पर void है। ओके, इसमें भी void है, लेकिन अगर फंक्शन ओवरलोडिंग का क्वेश्चन ऐसा आया जहाँ रिटर्न हो void की जगह int हो, तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताने वाला हूँ। मतलब वीडियो के लास्ट में एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी। अभी आपको मिलेगा केवल जो क्वेश्चन में आंसर है, केवल वो। ओके, वीडियो के लास्ट में इन्हीं को एडिट करके और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो डिस्कस करूंगा। तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, बट आपके लिए काम का रहेगा। ओके, एंड दूसरा भी कॉपी ही कर लेते हैं, void नंबर इंट n1। बस ये 2 फंक्शंस को हमें डिक्लेयर करना है। और यहाँ पर भी लिखा है राइट अ मेन फंक्शन टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड इन्वोक द मेथड्स। मतलब इन फंक्शंस को हम कॉल भी करेंगे कंप्लीटली। हाँ, तो फर्स्ट के टास्क में हमें क्या लिखना है? टू काउंट एंड डिस्प्ले द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट इन अ नंबर। नंबर नम में नंबर होगा और डी जो डिजिट है उसकी फ्रीक्वेंसी को हमें काउंट करना है। एक बार एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एग्जांपल जरूर देख लीजिए, उससे समझ में आ जाता है कंप्लीटली कि ये नंबर है। ओके, अब इस नंबर में d का वैल्यू अगर 5 है तो 5 का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? 3, क्योंकि 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो इट्स वेरी सिंपल। ओके, बट इसके लिए आपको मेरा एक फंडा पता होना चाहिए, जिसके लिए मैंने काफ़ी वीडियोस भी बनाए हुए हैं। हाउ टू गेट द डिजिट्स। जब तक आप डिजिट गेट करने में सक्सेसफुल नहीं रहोगे तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। ओके, तो वो कॉमन प्रोसीजर है, बहुत काम आता है। तो डिजिट्स को गेट करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट लाइन है। नम, अब देखो यहाँ वेरिएबल चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो बस ये चीज़ याद रखिए, क्योंकि मैंने जो प्रोसीजर बताया था वो n के बेसिस पर था। यहाँ पर ये नम है तो नम रिप्लेस करना पड़ेगा उससे आपको। तो डिजिट गेटिंग पर रिलेटेड काफ़ी वीडियोस हैं, ये उनमें से एक है, लेकिन ये वाला मैंने नहीं समझाया है। लेकिन जो मैं ये कॉमन कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ वो सेम है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ उसके बारे में। बस आपको ये 3 लाइंस याद करनी है। ये 3 लाइंस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के लिए याद करनी है। ये 3 लाइंस आपको काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर ज़रूरत होगी। ये उन सभी प्रोग्राम्स के लिए याद करनी है जिसमें आपको गिवन रहता है
59236 एक नंबर दिया होता है और उस नंबर के अंदर से डिजिट को गेट करना होता है। जब तक आप डिजिट गेट नहीं कर पाओगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पर आप डिजिट को गेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, नहीं तो आप डिजिट गेटिंग वाले मेरे वीडियोस को देखिए, वहाँ पर मैंने काफ़ी उसे एक्सप्लेन किया हुआ है वाइल लूप वाले प्रोग्राम्स को। तो यहाँ n ग्रेटर देन 0 है, इस लाइन से क्या होता है, डिजिट आपकी मिल जाती है। ये लाइन से आपको लास्ट की डिजिट मिलती हैं। तो गेट लास्ट digit and it helps to remove last digit to remove। ओके अब कैसे होता है, तो अब यहाँ थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ। अगर नहीं समझ में आता है तो आपको वाइल लूप वाले मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे। ओके मैं यहाँ पर क्विकली एक आइडिया देता हूँ। सपोज 5 2 6 7 है, तो जब भी आप डिवाइड करते हो 10 से, आप रिमाइंडर निकाल के देखिए, हमेशा लास्ट डिजिट आएगा। अब ये आपका काम है कि आप नॉर्मल डिवाइड तो आता ही है, आप डिवाइड करके देखिए हमेशा लास्ट डिजिट ही आएगा। तो डिजिट में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और जब आप डिवाइड करते हो तो पॉइंट लग जाता है, और ये आपको पता है कि ये इंटीजर है, पॉइंट की वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा तो पॉइंट हट जाएगा। रिमेनिंग नंबर क्या रह जाएगा, 5 2 6। लूप अगेन चलेगा, है ना। अब क्या रह गया, लास्ट डिजिट 6, तो अब 7 की जगह पर क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके तो डिजिट में पहले 7 आया फिर 6 आया, फिर यहाँ डिवाइड की वजह से लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगी, यहाँ पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो 6 भी चला जाएगा, फिर बचेगा 2। फिर नेक्स्ट टाइम क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, मैं क्विकली बता रहा हूँ। ओके और फिर जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ये 2 भी चला जाएगा। फिर 5 बचा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ओके फिर पॉइंट लगाओगे यहाँ पर तो बचेगा 0। 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप से बाहर आ जाओगे। तो ये 3 लाइंस काफ़ी प्रोग्राम्स को सॉल्व करने में, अराउंड 25 प्लस प्रोग्राम्स को सॉल्व करने में ये 3 लाइंस लगती हैं। तो ये 3 लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझना ज़रूरी है। तो मेरे वाइल लूप के वीडियोस को देखिए, उससे आपको ये 3 लाइन समझ में आ जाएंगी। इवन अभी भी समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, आपके पास इस वेरिएबल के अंदर डिजिट्स आएंगी 1 बाय 1। क्या क्या डिजिट्स आएंगी, अगर मैं इसी प्रोग्राम को देखूं तो इसके अंदर सबसे पहला डिजिट जो आएगा वो 5 आएगा इसके अंदर, फिर 8 आएगा, 6 आएगा, 5 6 5 2, ये सभी इस डिजिट के अंदर आएंगे। और यहाँ हमारे पास जो डिजिट है इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो समझिए प्रोग्राम को कि प्रोग्राम में क्या करना है। तो हमें इफ डिजिट डबल इक्वल टू डी करना है। ओके कि जब जब ये डिजिट जो है डी के इक्वल हुई तो उसे हमें काउंट करना है। ओके तो एफ आर क्यू ले लेते हैं वेरिएबल, उसे प्लस प्लस कर देते हैं। तो हमें ये क्या करना होगा, ये वेरिएबल को यहाँ पर अलग से डिक्लेयर करना होगा, इंट एफ आर क्यू इज इक्वल टू 0। ओके तो सोचो अभी डिजिट के अंदर सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, और डिजिट के अंदर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, और इस नम के अंदर जो है ये नंबर है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो डिजिट में भी तो एफ आर यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर आएगा 8 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर आएगा 6 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर आएगा अगेन 5 कंडीशन ट्रू, तो इसमें 2 हो जाएगा। फिर आएगा 5, फिर कंडीशन 6 आएगा, फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर 5 आएगा कंडीशन ट्रू, तो यहाँ 3, फिर 2 आएगा कंडीशन फॉल्स। ओके देन तो यहाँ पर एफ आर ए की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अब इस 3 को हम डिस्प्ले कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। ओके तो ये तो हो गया मैसेज फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट। अब 5 की जगह पर हमें वो डिजिट को प्रिंट करना है। ओके तो वो हमें मिलेगा डी से, और फिर हमें क्या प्रिंट करना है, इज इक्वल टू साइन प्रिंट करना है। प्लस 3 हमें कहाँ से मिलेगा, एफ आर क्यू से। ओके तो ये स्टेटमेंट बन गया हमारा कि ये जो मैसेज है, ये आप देखिए ये मैसेज तो यहाँ से आ जाएगा, और ये जो 5 है वो डी से आ जाएगा, और एफ आर ई क्यू जो है ये आ जाएगा, और बीच में इज इक्वल टू साइन। तो ये फिगर बनाने के लिए भी मेहनत लगती है, आप ये देखिए यहाँ पर। ओके
और ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। ओके, तो अब देखते हैं ये टू फाइंड द डिस्प्ले सम ऑफ इवन डिजिट्स ऑफ अ नंबर। तो इवन डिजिट्स का हमें नंबर निकालना है। देखो अभी यहीं पर ही मेरी बात रिपीट हो गई कि यहाँ पर भी जब तक डिजिट गेट नहीं कर पाओगे तो इवन डिजिट का कैसे निकालोगे। तो सीधा कॉपी पेस्ट लगेगा या नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इसे। अब यहाँ फ्रिक्वेंसी नहीं निकालनी है, सम निकालना है, तो मैंने क्या ले लिया, सम ले लिया, सम। ओके, और अब इवन डिजिट, तो डिजिट मॉड 2 डबल इक्वल टू 0। ऑर्डर इवन वाली जो कंडीशन लगाते हैं वही है। ओके, और मेरी फेमस लाइन सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट। तो सीरीज को कैसे प्लस करते हैं, मतलब इनको कैसे प्लस करते हैं, ये एवरीथिंग मैंने अदर वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट लाइन कब चलेगा, जब डिजिट इवन होगा। ओके, अब जैसे 5 है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो प्लस नहीं होगा। फिर 6 आएगा, कंडीशन ट्रू होगी, वो 6 प्लस हो जाएगा। फिर 8 आएगा, प्लस हो जाएगा। फिर 9 आएगा, प्लस नहीं होगा। ये कॉमन लाइन है जो हमें डिजिट्स को ऐड करने में हेल्प करती है, सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट। और अब ये मैसेज हमें एज इट इज प्रिंट करना है। थोड़ा सा तो मुझे स्पीडली जाना पड़ेगा। अगर इन पॉइंट्स को आपको रिवाइज करना है तो आप मेरे जो सेपरेट वीडियोस हैं उनके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो। और अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, यहाँ पर मैं एक साथ आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। और कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट ही रहने दीजिए। सम ऑफ इवन डिजिट्स इज इक्वल टू सम। तो बताइए यहाँ पर अगेन वही 3 लाइन्स रिपीट हुई है या नहीं। ओके, पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग, डिविन नंबर, सम ऑफ डिजिट, सम प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, जहाँ पर भी डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होगी ये 3 लाइन्स आपकी यूज होंगी। ओके, तो इन 3 लाइन्स को अच्छे से समझना है। अब देखो यहाँ पर N1 दे रखा है, मैंने नाम कॉपी किया था ना ऊपर से, तो कॉपी भी स्मार्टली करना है, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, num1 देना है, मतलब N1। देखिए अभी कोई एरर नहीं है। ओके, नो सिंटेक्स एरर। लेकिन अभी हमें क्या करना है, मेन मेथड बनाना है इसका, और मेन मेथड बनाकर इसे कॉल कर देना है। तो कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो क्लास का नाम है नंबर ओवरलोड, obj नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन 1 को कॉल किया जिसमें 2 पैरामीटर्स हैं, फिर फंक्शन 2 को कॉल किया जिसमें 1 पैरामीटर है। ओके, तो यहाँ फंक्शन ओवरलोडिंग में अगर आप समझते हो कुछ कन्फ्यूजन, जैसे सपोज यहाँ इंट है, तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अगर इंट है तो आप यहाँ प्रिंट नहीं कर सकते हो, आपको ये बोला गया है इंस्ट्रक्शंस में। ओके, आईसीएससी के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन इंस्ट्रक्शंस में क्या बोला गया है कि अगर यहाँ इंट है यू हैव टू रिटर्न स्टेटमेंट्स आपको यूज करना पड़ेगा, बस इतना है। और अगर यहाँ देखो इंट है तो रिटर्न है, अगर वॉइड है तो रिटर्न नहीं है, सिंपल है। ओके, क्लियर। तो ये बोर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग हो गया आपका, कॉलिंग भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। रिटर्न होगा तो ए इज इक्वल टू मतलब वैल्यू रिसीव करेंगे हम यहाँ पर, तो अभी वो नहीं है। ये भी आपका प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया। तो अभी कितने प्रोग्राम्स कंप्लीट हो गए, 2 प्रोग्राम्स कंप्लीट हो गए। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। इसमें मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम लगेगा, तो मेन्यू ड्रिवन का कॉमन कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। तो मेन्यू ड्रिवन का भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, वो आप देखिए। और यहाँ पर सीधा मैं कैलकुलेशन पर फोकस करूँगा, ना कि मेन्यू ड्रिवन पर। ओके,
तो मैन्युअल ड्रिवन में करते क्या है एग्जैक्टली? यहाँ पर मैन्युअल ड्रिवन पैटर्न क्वेश्चन 8, मैन्युअल ड्रिवन क्वेश्चन 8, ओके। तो यहाँ पर एंटर 1 टू प्रिंट इक्वेशन या वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू A, तो ये जो हमने पहला मैसेज दिया क्वेश्चन से ही आया। दूसरा एंटर 2 टू प्रिंट पैटर्न फॉलोइंग पैटर्न, ये मैसेज दे सकते हैं, ओके। फिर एंटर चॉइस, यहाँ पर चॉइस एंटर हो जाएगी, ओके। फिर हम एक स्विच लगाएंगे, उसके अंदर जो भी वर्किंग होगी वो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो ऑलरेडी कोड कॉपीड है यहाँ पर, बट आपको समझना है ये मेन यही रहता है नॉर्मल। तो केस 1 में क्या बोला गया है कि हमें वेयर ए वेरीज 1 to 20 विद इंक्रीमेंट दिस एंड बी आपका ये है, तो यहाँ पर इंट b इज इक्वल टू, इंट नहीं लेंगे हम, यहाँ पर डबल लेंगे। तो क्वेश्चन से ही पता चला ना यहाँ पर कि करना क्या है, तो सब क्वेश्चन से पता चलता है। और इंट a ले लेते हैं जिसकी वैल्यूज जो हैं वो फॉर लूप से ही ये वैल्यूज निकल कर आएंगी। a इज इक्वल टू, अब a को भी हमें डबल ही लेना पड़ेगा, डबल a 0.0, a लेस देन इज इक्वल टू 20.0, a प्लस इज इक्वल टू, किससे इंक्रीमेंट करना है, 2.0 से इंक्रीमेंट करना है। तो ये जो फॉर लूप मेरे दिमाग में आया, कहाँ से आया? सीधा यही बोल रहा है कि 1 to 20 तक इंक्रीमेंट करना है विद 2, तो 2 से इंक्रीमेंट कर दिया, 20 तक लूप चला दिया, 1 से स्टार्ट कर दिया, b की वैल्यू 3, एवरीथिंग इज गिवन, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, ओके। अब ये भी दिया हुआ है c इज इक्वल टू ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a इंटू ए, ओके। कैरेट साइन मत लगा देना ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना, डोंट यूज दिस वन क्योंकि ये चलता नहीं है, ओके। प्लस फिर 2 इंटू ए इंटू बी, ओके। और देन ऑल वैल्यूज को प्रिंट करना है, तो हमें लूप के अंदर ही एसओपी लगाना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू प्लस सी, ओके। तो सी की वैल्यूज प्रिंट होती जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ सी आ जाएगा, फिर दूसरा वैल्यू आ जाएगा, तीसरा वैल्यू आ जाएगा, ओके। अब सी यहाँ पर क्या है, अब यहाँ तो एरर से पता चल रहा है कि अनडिक्लेयर्ड रह गया, लेकिन एग्जाम में आपको सभी वेरिएबल देखना है प्रॉपर्ली डिक्लेयर्ड हैं या नहीं है, कॉमा सी कर दिया, ओके। तो देखो एरर चला गया। तो यहाँ तो पता चल रहा है, कंप्यूटर बता रहा है कि क्या क्या है, लेकिन नोटबुक तो नहीं बताएगी एरर्स को। तो हमें पहले से माइंड मेकअप करके चलना है कि जो भी वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो दे शुड बी डिक्लेयर्ड, ओके। एक बार लिखने के बाद सभी वेरिएबल को देख लेना है कि सभी डिक्लेयर्ड हैं या नहीं हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। और ये पैटर्न काफ़ी ईजी है, आपको बस मेरी एक एडवाइस फॉलो करनी है कि 1 को एज्यूम करना है 1, ए को एग्जिम करना है 1, बी को एग्जिम करना है 1 2, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर 1 2 3 वाला पैटर्न तो हो जाता है और प्रॉब्लम ABCD में आता है 1 2 3 4 5। तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास एक ट्रिक है कि आप इधर से आंसर निकाल लिए, ओके, मतलब नंबर का आंसर निकाल लीजिए और मेरी ट्रिक को फॉलो कीजिए, ये आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। तो पहले कंसंट्रेट करेंगे इस पर, ओके। तो 4 रोज हैं, तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर इंट x, y ले लेते हैं, और जो फर्स्ट लूप है 5 टाइम चलेगा, 1 to 5 लूप लगा देते हैं, ओके।
और इनर लूप आपका ऑलरेडी फिक्स्ड है। मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी हम एक रो पिकअप करते हैं और देखते हैं कि वैल्यूज आर चेंजेस और नॉट, चेंजेबल और नॉट। वैल्यू चेंजेबल होती हैं तो हम क्या प्रिंट करते हैं, एक्स की जगह पर वाई प्रिंट करते हैं। ओके, वाई प्रिंट होगा तो आपका चेंजेबल वैल्यू, अगर 1 2 2 3 3 3 ये होता तो एक्स प्रिंट करते हैं। अभी आप देखिए यहाँ एक्स में 1 है तो यहाँ पर 1 टाइम चलेगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर एक्स में 2 आएगा तो ये 2 टाइम चलेगा और 1 2 प्रिंट हो जाएगा। ओके, अगर पैटर्न का ये मेन कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मेरे पैटर्न्स वाले वीडियो देखिए, वहाँ पर मैंने काफ़ी डीपली समझाया है तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर भी मैं समझाता हूँ थोड़ा सा कि यहाँ x में 1 है तो यहाँ पर भी तो 1 ही तो रहेगा। सोचो, यहाँ 1 है, y में 1 है, 1 टाइम चल जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, नीचे आ जाएंगे, न्यू लाइन पर आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ 1 की जगह पर x बिकम्स 2, x में पहले 1 था, अभी वो 2 बन गया है तो यहाँ पर कंडीशन में 2 आएगा। समझो 1 से लेकर 2 तक चलेगा। याद रखिए x की एवरी वैल्यू के लिए y इनिशियलाइज विद 1 अगेन, तो 1 to 2, y में 1 आएगा फिर 2 आएगा। ओके, x में जब 3 आएगा तो अगेन y 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3। तो x की वैल्यू पर ये पूरा इक्वेशन डिपेंड हो गया है। ओके, अब पॉइंट ये आता है, यहाँ से तो 1 2 3 आ गए, ABCD कैसे आएंगे? तो बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक ट्रिक याद रखनी है, प्लस 64। जब आप प्लस 64 करते हो तो ये बन जाता है 65 एंड 65 इज ASCII कोड ऑफ A। फिर हम इसे क्या कर देंगे, कैर में चेंज कर देंगे। जितने भी ABCD वाले पैटर्न्स आएंगे उसमें आपको यही लॉजिक लगाना है, कैर में कन्वर्ट कर देना है प्लस 65। अगर स्मॉल ABCD है तो 96 ऐड हो जाएगा, स्मॉल ABCD है 96 ऐड करना है, कैपिटल ABCD है 64 ऐड करना है और आंसर आ जाएगा। बस उनको मैपिंग कर दीजिए 1 2 3 से, पहले 1 2 3 वाला आंसर निकालिए, ABCD वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इससे आपका ये रिजल्ट बन रहा है और आपका आंसर आ जाएगा। ये मेन्यू ड्रिवन का कोड हो गया। ओके, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारे कितने कोड्स कंप्लीट हो गए, 3 कोड्स कंप्लीट हो गए। अब हमें करना है सर्चिंग, क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ओके, और वीडियो के बाद, इस क्वेश्चन के बाद फिर मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, तो यहाँ बाइनरी सर्च उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है, स्टिल हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च की जगह पर लीनियर सर्च करेंगे। ओके, क्यों करेंगे लीनियर सर्च, बिकॉज बाइनरी सर्च हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए बाइनरी सर्च को हम कैंसिल कर देंगे। तो सर्चिंग का करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू सर्च फॉर इंटीजर वैल्यू इनपुट बाय द यूजर इन सॉर्टेड लिस्ट गिवन बिलो यूजिंग बाइनरी। तो बाइनरी की जगह हम क्या करेंगे, लीनियर सर्च करेंगे, क्योंकि कोविड की वजह से बाइनरी सर्च रिमूव कर दिया है। इफ फाउंड डिस्प्ले सर्च सक्सेसफुल, इफ नॉट फाउंड डिस्प्ले अनसक्सेसफुल, सर्च अनसक्सेसफुल। ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पर ये फिगर आउट नहीं हो रहा है कि यही एलिमेंट से इनिशियलाइज करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। ओके, ये केवल एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर। तो थोड़ा सा दोबारा पढ़ते हैं, टू सर्च फॉर एन इंटीजर वैल्यू इनपुट बाय द यूजर, तो यूजर के थ्रू इनपुट लेंगे सर्च वाली वैल्यू। ओके, एंड सॉर्टेड लिस्ट गिवन बिलो। अच्छा, ये सॉर्टेड लिस्ट ऑलरेडी दी हुई है बिकॉज ये बाइनरी सर्च है। ओके, तो यहाँ पर हम भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, सीधा क्या करते हैं, एरे में इनिशियलाइज कर लेते हैं। ये बाइनरी सर्च के लिए सॉर्टेड लिस्ट दे रखा होता है, और लीनियर सर्च का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए होगा, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए होगा, इनिशियलाइजेशन के लिए भी होगा। यहाँ पर मैं इनिशियलाइजेशन वाला कर रहा हूँ। ओके, ये सभी एलिमेंट यहाँ पर ले लेते हैं। एरे में डेटा आपका ऑलरेडी आ चुका है डायरेक्टली इनिशियलाइज्ड होकर। ओके, बिकॉज ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है इसलिए मैंने ये स्टेप उठाया है। यहाँ पर एरे में डायरेक्टली क्या किया, वैल्यूज को फिल कर दिया। वैसे भी एरे में इनपुट तो आता ही है नॉर्मली सभी बच्चों को, मेन कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट समझना। तो यहाँ पर हम मेन कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं।
एरे में ऑलरेडी ये डेटा है, एक एलिमेंट हमें एंटर करना है जो कि सर्च करना है, उसके लिए वो लाइंस लगती है वो रिमूव कर दिया, ये ज़रूरी है लाइंस। बट यहाँ पर ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंटर एलिमेंट टू बी सर्च्ड, ओके, एंटर एलिमेंट टू बी सर्च। तो यहाँ पर एक की वेरिएबल ले लेते हैं जिससे हमें सर्च करना है, ए के अंदर ARR ले लेते हैं, जैसे कि बिलिंग आएगी कि ये एरे है, ओके। हाँ, तो ARR और की के अंदर एलिमेंट है, जो भी आप डालोगे वो हमें सर्च करना है। तो एक सिंपल सा कोड बनाता हूँ जो आपको ईजिली समझ में भी आ जाएगा, बट थोड़ा सा उसमें एरर होगा, देखेंगे वो एरर क्या है। सबसे पहले मतलब माइंड में यही आता है जो अभी मैं लिख रहा हूँ, स्टूडेंट्स के माइंड में ईजिली वो कनेक्ट कर पाते हैं उस चीज़ को, बट थोड़ा सा गलत हो जाता है वहाँ पर। 0 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो ये हमारा 7 तक चलेगा, 0 to 6 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7, ओके। सॉरी, तो एलिमेंट तो 8 है ना, हाँ एलिमेंट 8 है यहाँ पर। और अगर ये कन्फ्यूजन है तो आप एक और काम कर सकते हो, ARR डॉट लेंथ, ओके। अब यहाँ लेकिन राउंड ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ये याद रखना है, ओके। तो ये हमने फिगर ले लिया, एनी प्रॉब्लम। एरे लेंथ फंक्शन एरे का क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दे देता है, हमें काउंट नहीं करना पड़ता फिर, तो ये काम हो गया। अब हमें क्या करना है, एक सिंपल सा फंडा कि ARR ऑफ आई के अंदर सभी एलिमेंट आएंगी 1 by 1, डबल इक्वल टू, अगर वो की से इक्वल हो जाता है तो हम क्या सोचते हैं, नंबर फाउंड, अगर अनइक्वल होता है तो नंबर नॉट फाउंड। कितना इजी लग रहा है, बस इसमें छुपी हुई एरर को मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो पहले हम यहाँ लिख ही देते हैं सर्च सक्सेसफुल, तो बिना सोचे समझे अगर आप ये करते हो तो, और काफ़ी इजी भी लगेगा आपको ये, कि अगर एलिमेंट मिल गया 1 by 1 तो सक्सेसफुल हो जाएगा, अदरवाइज अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो देखो कितना इजी है, बट इसमें छुपी हुई एरर को हमें समझना है कि फर्स्ट टाइम जब मैच होगा, सपोज हमने की का एलिमेंट एंटर किया, अभी देखने में ठीक लग रहा है लेकिन जब आप इसे फॉलो करोगे तब आपको समझ में आएगा। सपोज अगर आपने की वैल्यू एंटर किया, की एंटर किया 50, आपको 50 को सर्च करना है, तो सबसे पहले कंडीशन फॉल्स होगी, मैसेज आ जाएगा अनसक्सेसफुल, अगेन कंडीशन फॉल्स होगी अनसक्सेसफुल, सक्सेसफुल आने से पहले 3 टाइम अनसक्सेसफुल आ चुका होगा आपके पास मैसेज। क्या आपको ये रिजल्ट चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और सक्सेसफुल होने के बाद भी ये रुका नहीं, यहाँ पर अनसक्सेस आ जाएगा, मतलब एक बार सक्सेस आएगा उसके बाद अनसक्सेस आते जाएंगे। तो ये थी डिफिकल्ट पॉइंट। तो यहाँ पर ये वाला काम करेंगे लेकिन लूप के बाहर, ये आपको याद रखना है। कहाँ करेंगे, लूप के बाहर करेंगे, ना कि लूप के अंदर। लूप के अंदर करेंगे तो एवरी टाइम चलता रहेगा, ओके। तो यहाँ से हम ये चीज़ हटा देंगे और लूप के बाहर करेंगे। लेकिन लूप के बाहर कंडीशन क्या होगी, किस टाइप से उसे मैनेज करेंगे, वो हमें समझना है। कि कंडीशन तो वो आएगी, वो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कंडीशन लगाना ही है, बट इस कंडीशन के अंदर हम मैसेज नहीं दे सकते, ये हमारी रेस्ट्रिक्शन है। और क्यों नहीं दे सकते वो तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा, फालतू में मैं बताता कि ये इसलिए नहीं दे सकते उसलिए नहीं दे सकते, आपको मैंने करके ही दिखा दिया, इससे आपको समझ में आ गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा फ्लैग नाम से एक वेरिएबल लेंगे और उसे कर देंगे 0, और यहाँ पर फ्लैग वेरिएबल को कर देंगे 1, जो ये इंडिकेट करेगा कि हाँ वैल्यू मिल चुकी है, ओके। तो अगर वैल्यू मिल जाएगी तो फ्लैग में 1 आ जाएगा, वहीं से लूप ब्रेकआउट हो जाएगा, आगे चलाने की जरूरत ही नहीं है, ओके। लेकिन अगर आपने एक ऐसा एलिमेंट लिया, सपोज 100 ले लिया, 100 तो मिलेगा ही नहीं, यहाँ पर 100 नहीं मिलेगा तो फ्लैग की वैल्यू 0 1 नहीं होगी, 0 ही रहेगी। तो सीधा फ्लैग 0 इंडिकेट करेगा, नंबर नॉट फाउंड,
और 1 इंडिकेट करेगा एलिमेंट फाउंड। ओके, तो यहाँ पर हम कंडीशन दे देंगे फ्लैग डबल इक्वल टू 1, जो ये इंडिकेट करेगा सर्च सक्सेसफुल, और 0 अगर आया तो कंडीशन फॉल्स, अनसक्सेसफुल। आई होप ये आपको लीनियर सर्च का क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। इट्स नॉट टफ, बट लूप के अंदर मैसेज मत दो इट इज़ सक्सेसफुल, इट इज़ नॉट सक्सेसफुल। ओके, अब 1 बाय 1 हम पॉइंट पर आते हैं। अब होपफुली आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन 4 हमने डिस्कस किया था, फिर हमने क्वेश्चन 7 डिस्कस किया जो ओवरलोडिंग का था, फिर क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया, उसके बाद लीनियर सर्च डिस्कस किया। तो ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। इनमें अब मैं थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा आइडियाज़ जो आपको मैं बोल रहा था कि एज इट इज़ आ गया तो आप कर ही दोगे, लेकिन इनमें कुछ चेंजेस होकर आए तो क्या करोगे। अब जैसे यहाँ पर आया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अगर पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर आ गया तब क्या करोगे, है ना। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में होता क्या है, यहाँ पर वैसे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो पैरामीटराइज्ड के बारे में, और डीप नॉलेज चाहिए तो यहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं। स्ट्रिंग ct वेरिएबल होगा, कॉमा डबल km वेरिएबल होगा, कॉमा डबल bi वेरिएबल होगा। जो भी ये वेरिएबल होते हैं वो यहाँ आ जाएंगे। बस कितना इजी है। जो पैरामीटराइज्ड वेरिएबल हैं वो यहाँ आ जाएंगे। ओके, ये वेरिएबल शुड बी डिफरेंट, तो यहाँ मैंने km1 कर दिया। सेम भी रख सकते हो, ये मैंने कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल में, कंस्ट्रक्टर एक वीडियो बनाया है, वहाँ पर मैंने सेम वेरिएबल लेकर भी बताया है दिस कीवर्ड का कॉन्सेप्ट, बट मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे काफ़ी कॉन्सेप्ट को समझते हुए, तो वो आप वहाँ से कवर कर लेना। ओके, तो यहाँ पर बस ये जो वेरिएबल हैं राइट हैंड साइड में आते हैं, और ये जो वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं। बस इतना करना है। तो यहाँ पर पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर आपका हो गया। पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के साथ साथ इसी पॉइंट को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, क्योंकि फंक्शंस कंस्ट्रक्टर के नाम सेम तो रहेंगे, पैरामीटर्स की वजह से यहाँ पर ये अलग है। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हमारा यहाँ पर हो गया। अब पॉइंट आता है कि अगर ये कैलकुलेट फंक्शन रिटर्न करता, मैं रिटर्न के बारे में समझाता हूँ कि अगर यहाँ पर सोचो यह रिटर्न टाइप डबल लगा देता हूँ तो क्या चेंजेस करने को मिलता। तो मुझे यहाँ पर बिल को रिटर्न करना पड़ता, यहाँ पर रिटर्न बिल, एक ही ये स्टेप बढ़ जाता। यहाँ वॉइड की जगह डबल हो गया, यहाँ रिटर्न बिल हो गया, और यहाँ पर भी हमें ये, तो ये फंक्शंस में वैसे मैंने इजीली बताया हुआ है, फंक्शंस को आपको फॉलो करना होगा, फंक्शंस की वीडियोस को, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो ये मैंने जल्दी जल्दी में आपको रिवाइज करवा दिया कि यहाँ डबल है तो यहाँ रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा तो यहाँ पर कॉलिंग में भी ये चीज़ चेंज हो जाएगी। देखो कोई एरर नहीं आ रहा है। ओके, तो इस टाइप से, और फिर बी में जो वैल्यू आई है उसे प्रिंट कर देंगे। तो ये चेंजेस, ओके, आपको समझ में आ रहे होंगे ये चेंजेस। तो इतना काफ़ी है इसमें। ओके, और ओवरलोड में मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पर अगर रिटर्न कर दिया तो क्या होगा। ओके, ये इसमें तो मैंने एक्स्ट्रा बता ही दिया था पहले। मेन्यू ड्रिवन वाले में आपको मेन्यू ड्रिवन का जो वीडियो है, मेरे काफ़ी अलग अलग वीडियोज़ हैं, वो देखकर आप कर सकते हो। यहाँ पर इतना फंडा कॉमन ही रहता है। ओके, और उसके बाद ये केस 1 में कैलकुलेशन चेंज हो जाती है, केस 2 में कैलकुलेशन चेंज हो जाती है, ब्रेक कॉमन रहेगा ही रहेगा, केस 1 केस 2 केस 3 रहेगा, डिफ़ॉल्ट रहेगा। तो कुछ कॉमन फंडे हैं वो आपको फॉलो करने हैं। सर्च में मैंने आपको ये चीज़ बताई दिया। तो यहाँ पर आपका सेक्शन बी क्वेश्चन पेपर, बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2020 का कंप्लीट हो जाता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जो स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट लाइन आपको बोली थी कि उसमें का कितनी बार रिपीट हुआ है। का मतलब ये वाला का कितनी बार रिपीट हुआ है के। ओके, फनी जोक। Okay, thank you for watching this video. See you in next video.